हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स पर। तो जो आज की क्लास है वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, वो है हरियाणा जीके और हरियाणा पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हरियाणा जीके का तो चलो फिर भी बच्चे कर पाते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं बिल्कुल डीपली आपको बताऊंगी। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठे अपने नोट्स बनाएं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों में एकत्र होने पर रोक लगाता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई स्पेशल जोन है, उसमें 4 या 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उस पर रोक कौन लगाता है। ऑप्शन ए आपराधिक दंड संहिता की धारा 144, बी भारतीय दंड संहिता की धारा 144, सी दंड संहिता की धारा 144 नागरिक दंड संहिता, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में भी देख सकते हो, सेक्शन 144 ऑफ CRPC, सेक्शन 144 ऑफ IPC एंड सेक्शन 144 ऑफ CPC। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी CPC तो कुछ है नहीं, हमारे पास बच गए 2, उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, एक तो है इसमें से। आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 यानी कि कौन करता है ये, CRPC का सेक्शन 144। आपने देखा होगा ना, इतनी धारा 144 लगी हुई है। जब कभी कभी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो कोई सेंसिटिव जोन होता है, वहाँ पे नकल वगैरह होने की संभावना होती है, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं या जैसे अपने एग्ज़ाम्स होते हैं HSSC वगैरह के, तो ये लगा दिया जाता है। कौन लगाता है ये पावर, उस डिस्ट्रिक्ट के DM, SDM या मजिस्ट्रेट को। ये जो सेक्शन है ये उस डिस्ट्रिक्ट के DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट को ये पावर देती है कि वो 4 या 4 से अधिक लोगों को इकट्ठा ना होने दे। कब देती है, किसी जगह पर दंगे होने की आशंका हो, अशांति हो किसी कारण से, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बीमारी फैल रही हो, जैसे कि कोरोना में लगा हुआ था, तो कोरोना में प्रत्येक कलेक्टर ने, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, SDM ने ये रूल लागू किए थे और लोगों ने इनको माना भी था। ये IPC में नहीं है, ये है CRPC। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन ए है जब अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो जाती है, बी है कोई व्यक्ति जब कोई असंज्ञेय अपराध करता है, सी है 7 साल से कम अवधि का कारावास युक्त दंडनीय अपराध किया है, और डी है 7 साल से अधिक अवधि का कारावास युक्त दंडनीय अपराध किया है। पहले तो क्वेश्चन को देख लो कि पूछ रहा है कि बिना वारंट के, इसका मतलब ये है कि पुलिस के पास पावर है, एक तो बिना वारंट के, पावर नहीं सॉरी, मतलब समझ लो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो बिना वारंट के और एक वारंट के साथ। एक वारंट के साथ और एक बिना वारंट के। अब बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, देखो जब कोई ऐसा कहते हैं ना गंभीर अपराध हो जाता है, जैसे कि कोई हत्या हो गई, रेप केस हो गया, कोई बड़ी डकैती हो गई, कोई बैंक लूट गया, मतलब कोई बड़ी लपेटी, मतलब ऐसा अपराध जो कि गंभीर है। उस केस में अगर जो मामला है उसमें 7 साल से अधिक अवधि का कारावास युक्त, मतलब जेल सहित उसको 7 साल से अधिक अवधि का अगर उसको वो मिलेगा, सज़ा मिलेगी, तो उसको बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन ए देखते हैं, जब अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो। देखो जब अदालत ने ही उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर दिया, दैट मीन्स उसको अदालत ने बुलाया है, तो इस केस में तो बिना वारंट के हो ही नहीं सकता। सेकंड है जब कोई व्यक्ति जब कोई असंज्ञेय अपराध करता है। अब आप कहोगे असंज्ञेय अपराध क्या होता है, तो अपराध 2 टाइप के होते हैं, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय। संज्ञेय और असंज्ञेय, बस इतना ही। ऐसा आ सकता है, ये आपके पेपर में आ सकता है कि अपराध कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो संज्ञेय, कॉन्जेनेबल और नॉन कॉन्जेनेबल, 2 टाइप के अपराध होते हैं। संज्ञेय वो अपराध होते हैं जो गंभीर अपराध होते हैं, गंभीर,
ठीक है, जैसे अभी बताया मैंने, हत्या है, रेप है, डकैती है, इस तरीके के असंज्ञेय जो कम गंभीर अपराध होते हैं, जिनमें 7 साल से कम की सज़ा मिलती है, तो वो होते हैं असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जिनमें 7 साल से अधिक की कारावास की सज़ा मिलती है, और जिनमें 7 साल से कम अवधि का कारावास मिलता है वो संज्ञेय अपराध होते हैं। जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मारने पर पुलिस थोड़ी ना उसको गिरफ्तार कर ले जाएगी, पुलिस उसको वैसे बुलाएगी, ठीक है, या फिर वो कोर्ट केस के थ्रू आएगा, उसको वारंट के थ्रू लेके आया जाएगा, बिना वारंट के उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 का उद्घाटन क्या किया? ये पेपर है आपका 2024 का, तो इसमें 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, करंट के हिसाब से पूछा गया है, तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ, बी है। तो करंट के क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। कुंभिका मॉस्को में किया गया था, ये रूस में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने जिला जेल है? जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी हरियाणा पुलिस से रिलेटेड की, तो उसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था ये कि आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, पर मुझे इस बात से निराशा हुई कि एक भी सिंगल बंदे ने मैसेज नहीं किया। वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी, लेकिन किसी ने भी मैसेज नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया, सॉरी, कि कितने जिला जेल हैं। गलती करते तो सही। तो आज मैं आपको बता देती हूँ, 16 जिला जेल है। कितने जिला जेल है? 16। राइट आंसर इज 16। अगर आपसे पूछे जिला जेल यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जेल हैं, तो 16 जिला जेल है। अगर आपसे पूछे टोटल जेल कितनी है, तो टोटल जेल है 19, क्योंकि 3 कितनी जेल है? 3 सेंट्रल जेल है, वो मैंने आपको उस लास्ट वीडियो में बताई थी, आप देख लेना जाके कहाँ कहाँ है। तो सेंट्रल जेल 3 है, जिला में जेल 16 है, और टोटल जेल 19 है, ठीक है। 3 जेल कहाँ कहाँ है, इसके लिए मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट भी डाला था और वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें लास्ट क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये 16 जेल कहाँ है, ये मैं टेलीग्राम पे ना इसकी शेयर कर दूंगी कि 16 जेल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC 1973 इसे लिखा क्योंकि 1973 में लागू हुई थी CRPC। उसका सेक्शन दिया है 159 है, सॉरी 15 नहीं है, 159। देखो, मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है, क्या अधिकार देती है मजिस्ट्रेट को? सेक्शन 159 CRPC की धारा 159 मजिस्ट्रेट को क्या आदेश देती है? ऑप्शन ए है मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, बी है पुलिस जांच पर लगाम लगाने के लिए, और सी है ए एंड बी एंड डी है उपरोक्त में से कोई। बिल्कुल राइट ऑप्शन इज ए, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। मतलब जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, वो जांच के आदेश दे सकता है किसको? पुलिस को। मान ले पुलिस ने किसी घटना स्थल पर गई, घटना की रिपोर्ट बनाई और उसने क्लोज कर दी, पुलिस को लग रहा है कि अब इसमें कुछ और नहीं है जांच करने का काम, तो मजिस्ट्रेट उसको, पुलिस को आदेश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि इसकी जांच की जाए, आगे जांच करो और जांच करो इसकी, ठीक है। या खुद भी इंक्वायरी के लिए जा सकता है मजिस्ट्रेट। मान लो कोई संगीन है ऐसा मामला जिसको खुद देखना चाहता है घटना स्थल पर, खुद भी जा सकता है मजिस्ट्रेट, और पुलिस को भी आदेश दे सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। बी है पुलिस जांच पर लगाम लगाने के लिए। बी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि पुलिस को वो ऑर्डर दें कि आप जांच करो इसकी, लेकिन उसको ये पावर नहीं है कि वो पुलिस की जांच को रोक सके। जब तक पुलिस को लगता है कि इसमें और सबूत इकट्ठा किए जा सकते थे और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी, तब तक वो करेगी। ये मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं है कि वो उसको रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की? हरियाणा में एक स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, मतलब जहाँ पर फिंगरप्रिंट, जैसे कि कोई अपराध हो गया तो फिंगरप्रिंट की जांच की जाती है ना, ये इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। राइट ऑप्शन है 1972। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद कर लेना, इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में। पंचकुला में भी कई बार जब ज़्यादा टफ बनाना हो ना उनको पेपर, तो जगह का नाम पूछ लेता है। पंचकुला में मोगीनंद में है, पंचकुला में मोगीनंद में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो पंचकुला, और पंचकुला में भी एक जगह है मोगीनंद, वहाँ है, ठीक है। इसका जो स्टेट फिंगर प्रिंट ब्यूरो है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक किसी वीडियो में डिटेल बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा का राज्य वृक्ष है, देखो इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन जब ये इस तरह के नाम आ जाते हैं ना, फाइकस बेंगालेसिस, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रेसिमो, यानी कि साइंटिफिक नेम पूछ रही है। सबको पता है कि हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल।
अब पीपल का साइंटिफिक नेम क्या है? वो है फाइकल रिलीजियोसा। तो फाइकल बेंगोलिसिस क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्र भाई हरियाणा का राज्य वृक्ष तो पीपल हो गया, लेकिन भारत का क्या है? तो भारत का है बरगद। ऐसे याद कर लेना, बरगद तो देखो बड़ा होता है ना ज़्यादा पीपल से, तो भारत तो हरियाणा से तो बड़ा है, तो बरगद और फिर आ गया पीपल। तो ये क्या हुआ, इसका बरगद का साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगोलिसिस। हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर, जिसका साइंटिफिक नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन, इनके साइंटिफिक नेम याद ज़रूर कर लेना, मतलब वैसे तो याद होते हैं लेकिन साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और जो पशु है वो है ब्लैक बक, काला हिरण। ब्लैक बक, ब्लैक तो सभी के लग रहा है, तो वो क्या है? फ्रैंकोलिन, और ये है ब्लैक बक। राष्ट्रीय खेल, जो हरियाणा का राजकीय खेल है वो कुश्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस एकेडमी एचपीए कब से प्रशिक्षण दे रही है? पहले तो क्वेश्चन को समझ लो कि हरियाणा के परिवीक्षाधीन आईपीएस क्या है। मतलब वो आईपीएस जिनको हरियाणा कैडर मिला है, उनको आकर कुछ स्टेट में ट्रेनिंग पार्ट, स्टेट का कोई ट्रेनिंग पार्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये कहाँ दी जाती है? एचपीए, जहाँ आपकी भी ट्रेनिंग होगी जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मधुबन में। एचपीए में कब से शुरू होती है? 1977, 1973 से शुरू हुई थी स्टेट ट्रेनिंग सेंटर मधुबन। मधुबन जो है यहाँ पर है एचपीए, हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन के ऊपर मैं एक छोटी सी 2 से 3 मिनट की वीडियो बताऊंगी, जिसमें बताऊंगी कि मधुबन कब बना था। पहले मधुबन क्या पहले ही ये एचपीए बन गया था या ट्रेनिंग सेंटर था? इसके बारे में एक डिटेल छोटी सी वीडियो 2 से 3 मिनट की, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के आपको दूंगी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में, देखो ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी या जो हरियाणा ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं वो छोड़ना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस से रिलेटेड में नहीं है, लेकिन ये हरियाणा जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कई क्वेश्चन है जो कि जैसे फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, तो वो हरियाणा से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो हरियाणा जीके का भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन हरियाणा पुलिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में यानी कि साउथ रेंज में कौन से ज़िले शामिल नहीं है? तो मैंने आपको 5 रेंज बताई थी, उसमें से साउथ रेंज के ज़िले पूछ रहे हैं। साउथ रेंज में ना कितने ज़िले होते हैं? तो साउथ रेंज में ना 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। साउथ रेंज में आता है पलवल, नूह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अब आप देख लो इसमें कौन सा नहीं है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, सॉरी पलवल, कौन सा नहीं है? झज्जर। तो राइट आंसर इज झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको मैंने सारी रेंज बता दी थी, 5 रेंज है, और उन रेंज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये भी बता दिया था। ठीक है, तो पीछे वाली जो वीडियो है उसको जाके देख लेना, अगर नहीं किसी ने नहीं देखी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्ध सैनिक बटालियन हैं, जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन IRB कहा जाता है? IRB एक अलग से पुलिस से अलग बनाई जाती है, इसकी भी ज़्यादातर वैकेंसी हरियाणा पुलिस के साथ ही निकलती है। तो ये पूछ रहा है केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि उसका सारा रख रखाव, उसका पैसा कौन लगा रही है? केंद्र सरकार लगा रही है। तो ये पूछ रहा है कि हरियाणा में उससे केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कालेसर वन कहाँ है? यमुनानगर में। यमुनानगर से कौन सी नदी प्रवेश करती है? साहिबी, ये तो करती नहीं है क्योंकि ये तो दक्षिणी हरियाणा की नदी है। यमुना, घग्गर या मारकंडा? घग्गर और मारकंडा भी नहीं करती क्योंकि ये इधर से अम्बाड़ा के साइड में। यमुनानगर से कौन सी करती है? यमुना। यमुना नदी करती है, कहाँ से करती है? कालेसर वन के निकट से। ठीक है, और यमुना नदी हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। यमुनानगर तो आता है, यमुना के नाम से ही यमुनानगर का नाम यमुनानगर पड़ा है। उसके बाद करनाल, उसके बाद पानीपत, देन सोनीपत, उसके बाद बीच में दिल्ली आ जाता है, तो दिल्ली को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अलग यूटी हो गया। और उसके बाद आता है फरीदाबाद। ठीक है, तो कितने यूटी हो गए? ये भी पूछ सकता है कि यमुना नदी कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है या टच करती है। ठीक है, उसके बाद है इसका ऑप्शन घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के सोलन में जहाँ डगसाई जगह है वहाँ से एंटर करती है। और हरियाणा में पिंजौर से, हरियाणा का अगर पूछे तो पिंजौर से इसका उद्गम स्थल है। ये जो मैंने बताया हिमाचल प्रदेश का सोलन का डगसाई शहर है या जो भी जगह है वो, और हरियाणा में पिंजौर से। ठीक है,
साहबी हरियाणा की दक्षिणतम नदी है साहबी। ये उसके राजस्थान के पहाड़ियों से निकलती है और रेवाड़ी में एंटर करती है। ठीक है। मारकंडा अंबाला से एंट्री मारती है हरियाणा में। ये भी हिमाचल प्रदेश के नाहन शिवालिक जो रेंज है हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास से होती है और हरियाणा में अंबाला से, याद रखना अंबाला से। ये घग्गर पिंजौर यानी कि पंचकुला से, यमुनानगर से, साहबी रेवाड़ी से। ठीक है, एंटर करती है, एंटर करने की जगह है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद। देखो अहमदाबाद तो हरियाणा में नहीं है, ऑप्शन ही में से कट गया। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM फरीदाबाद। सी ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक परीक्षण संस्थान करनाल। उक्त में से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन है बी, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसके आगे क्या लगा दिया, हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, एजे और लगा दिया, उनका नाम लगा दिया। ये वित्त, इसका नाम से दिख रहा है वित्तीय प्रबंधन, मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। और ये जो है ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में बना था, ये 1993 में बना था। 2020 में बदला था इसका नाम, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी सन में बदला था। 2020 में नाम बदल कर क्या कर दिया था, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, यानी कि नाम के आगे अरुण जेटली जी का नाम लगा दिया। ठीक है, 1993 में बना था। अब यह काम क्या होता है, जो UPSC पास करते हैं ना, और जो उसमें से जो फाइनेंस और अकाउंटेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो यहाँ दी जाती है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में दी जाती है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष, वो कौन होता है, वो कोई जो भी केंद्रीय मंत्री होता है ना, करंट का जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय, एक मिनट साफ लिख देती हूँ, केंद्रीय वित्त मंत्री, जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो मैंने इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है वो याद रखना। सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। दूसरी 2020 में इसका नाम बदला गया था। ये तो पूछ लिया है पहले ही कि इसका नाम, किसका नाम बदला था। अब अगली बार हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कब बदला गया था, ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछ सकता है कि इसका इसमें क्या होता है। तो आप ऑप्शन आ सकता है कि वित्त और लेखा की ट्रेनिंग दी जाती है UPSC जो पास करते हैं। और पदेन अध्यक्ष के बारे में पूछ सकते हैं, तो जो भी करंट का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, इसी में है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद यानी कि हाईएस्ट रैंक किसका है? पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक। देखो पुलिस का जो सबसे लो लेवल का जो रैंक है वो कांस्टेबल है, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद ASI, उसके बाद SI और फिर इंस्पेक्टर, उसके बाद ये क्या बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी कि DSP, उसके बाद SPG पुलिस सुपरिटेंडेंट। लेकिन इसमें पूछा है उच्चतम पद। मैं इसके ना रैंक वाइज एक छोटी छोटी वीडियो बना दूंगी जिनसे आपको आसानी होगी। अगर आप कहोगे कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, लेकिन वो थोड़ी बड़ी बनेगी क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाएगा उसमें। तो रैंक वाइज मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो उच्चतम पद होता है पुलिस महानिदेशक, DGP का। किसी भी पुलिस, कोई भी जो होता है भारतीय पुलिस में हाईएस्ट रैंक पर वो होता है DGP। DGP की फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्जाम में, क्योंकि पुलिस से रिलेटेड है ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या है? DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, जो पुलिस अधीक्षक होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या होता है, जितनी भी पुलिस है, मतलब पूरे हरियाणा की पुलिस है तो हरियाणा की पुलिस का हेड कौन है? DGP ऑफ हरियाणा है। ठीक है, पुलिस अधीक्षक मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होता है ना पुलिस का, वो होता है पुलिस अधीक्षक यानी कि SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, उसके बाद है पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक मतलब IG, इंस्पेक्टर IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और DGP, DGIP, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, ये दोनों रैंक SP से बड़े हैं लेकिन DGP के अंडर आते हैं। ठीक है, इनको किसी विशेष संस्था का कार्यभार दे दिया जाता है। ठीक है, मैं पूरी रैंक की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा पुलिस वर्ष खालिस्तान में बनाई गई थी।
तो इसमें ऑप्शन देखना 1974, 1970, 1966, 1968। इसके लिए आपको ना अपनी कॉमन सेंस लगानी चाहिए। देखो हरियाणा पुलिस पूछा है इसने, तो हरियाणा पुलिस कब बनेगी? जब हमारा हरियाणा बना था। तो हरियाणा कब बना था? 1966 में बना था। इसलिए ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सबको पता है ये तो। आप पंचकुला फिजिकल के लिए भी गए होंगे, तो कहाँ है? पंचकुला में है। और इसका मोटो भी पूछ सकते हैं। मोटो क्या है? तो मोटो है सेवा सुरक्षा सेवा। सेवा बिल्कुल पूछा जाने वाला, बहुत ही करंट मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर पूछ सकते हैं। सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। हरियाणा पुलिस रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता कौन माने जाते हैं? नेकचंद जी। नेकचंद जो हैं ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ के इन्होंने बनाया था। इन्होंने क्या किया था? बेस्ट ऑफ वेस्ट इन्होंने नाम दिया था। मतलब जो वेस्ट मटेरियल था ना, उनसे इन्होंने कई अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बना दी। और 1957 में बनाने लगे थे ये। छुप के शुरुआत की थी, मतलब गुप्त रूप से बना रहे थे, किसी को नहीं पता था। 1976 तक आकर गवर्नमेंट की नज़रों में ये चीज़ आई और गवर्नमेंट ने इसको फिर आम लोगों के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ है। और इसके लिए रॉक गार्डन मतलब इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई, तो इसके लिए उनको क्या मिला? 1984 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछा जा सकता है कि रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद को पद्मश्री कब दिया गया? 1984 में। आम जनता के लिए कब खुला? 1976 में। इसका जो वो था लोगो, मतलब जो भी बोल सकते हो आप, इनकी कहावत थी बेस्ट ऑफ वेस्ट, कि इन्होंने वेस्ट से अच्छी चीज़ें बनाई थी देखने में जो अच्छे लगे। तो ये थे आपके आज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। और आशा है कि आप सभी को समझ में आए होंगे। देखो मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ, आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, बिल्कुल ऐसा मटेरियल जिसको आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा बिल्कुल टू द पॉइंट मटेरियल होगा। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी आपको, फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जितनी भी चीज़ों के मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं, मैं इनके सबकी PDF आपको अपने टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करूँगी। और भी कोई भी एडिशनल स्टडी रिलेटेड मटेरियल होगा वो भी मैं टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करूँगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें। अपनी कोई भी क्वेरी होती है उनके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।